नमस्कार। कल से एक न्यूज़ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मेनस्ट्रीम मीडिया पे बवाल मचा रही है। सुरेश रैना करके जो फॉर्मर क्रिकेटर है, जिन्होंने अभी-अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, और वो जिनके वजह से चेन्नई सुपर किंग ये टीम 3 बार आईपीएल जीत सकी है। तो एक चेन्नई के प्रमुख प्लेयर, तो उन्होंने कल तमिलनाडु की प्रीमियर लीग की जो कंपटीशन चल रही है उसके एक मैच में कमेंट्री करते हुए बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसके वजह से चेन्नई का कल्चर है उसको आत्मसात करने में मुझको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। तो उन्होंने खाली ये वक्तव्य किया कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसकी वजह से उनको इतने निंदा का सामना करना पड़ा, उनको इतना ट्रोल किया गया कि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बहुत बुरे बुरे वक्तव्य किए गए। मुझको बहुत अचरज होता है ये देख के कि जब कोई बोलता है कि मैं मराठा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं दलित हूँ, तो उसके ऊपर कुछ भी बोला नहीं जाता है। एक व्यक्ति खाली जिस जाति में उसने जन्म लिया है उसके बारे में खाली बात करता है, वो भी किसी को उसका किसी दूसरे व्यक्ति को दर्द तकलीफ़ पहुंचाने का उसका कोई मकसद नहीं रहता है। और खाली वो कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोलता है। उनका वक्तव्य ज़रा भी हेल्पफुल नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को वो दुख या पीड़ा देने वाला नहीं है। फिर भी उनके ऊपर इतने गंदे तरीके से उनके ऊपर ट्रोलिंग किया जाता है। तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर किधर तो रुकना चाहिए, किधर तो ये बंद होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ब्राह्मणों ने पिछले पीढ़ियों में बहुत सारे अत्याचार निचले वर्गों पर किए हैं, ये भी एकदम बराबर है। लेकिन कैसा है, किसी एक व्यक्ति ने खून किया तो उसकी सज़ा उसको बेटे को मिलना जितना गलत है उतना ही गलत ऐसा है कि किसी पिछले पीढ़ी के किसी व्यक्ति ने कुछ किसी जाति के खिलाफ कुछ गलत किया हो तो उसकी सज़ा उसके वंशज को देना वो उतना ही गलत है। तो इसके बारे में अगर समाज की मानसिकता बदल नहीं जाती है तो ये देश कभी भी संगठित और एकत्र नहीं हो सकता। जाति में जो अंतर रखने की जो मानसिकता है उसका सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा उठाता है तो वो है पॉलिटिशियंस। तमिलनाडु जिसमें चेन्नई है, वो तमिलनाडु में एक बड़े नेता जिनको फाउंडर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट बोला जाता है, वो पेरियार करके थे, जिनके स्टैचूज आपको पूरे तमिलनाडु में देखेंगे इधर उधर। ये पेरियार पूरे जो द्रविड़ लोग हैं तमिलनाडु में, उनको ऐसा भड़काया कि ये जो ब्राह्मण है, जो आर्य है, जिनकी भाषा संस्कृत है, वो एक्चुअली इन्वेडर्स है, वो इधर के नहीं है, वो बाहर से आए हैं और हमारे उधर वो क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं और हमको अभी डोमिनेट कर रहे हैं। और हमारे इधर की मूल संस्कृति द्रविडियन है और हमारी जो भाषा है तमिल, ये सबसे पुरानी भाषा है। पेरियार का ब्राह्मण देश इस हद तक था कि एक भाषण में उन्होंने बोला था, अगर आपको सांप और ब्राह्मण एक साथ दिखे तो पहले आप ब्राह्मण को मारिए, ब्राह्मण की हत्या कीजिए, बाद में सांप को मारिए। इससे आपको पता चल सकता है कि वो कितने बड़े ब्राह्मण द्वेषी थे। तो उन्होंने ये जो कृति की, उसमें उसका जो सूडो अथेइज्म था वो बहुत ही डेंजरस था और उसके वजह से उनके जो फॉलोअर्स थे, एम करुणानिधि वो जब सत्ता पे आ गए 1969 में फर्स्ट टाइम जब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्होंने पेरियार की जो तत्व प्रणाली थी उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने ब्राह्मणों को इतना प्रताड़ित किया, उतनी तकलीफ दी कि जहाँ भी ब्राह्मण दिखते रास्ते पे चलते हुए तो उनको क्या करते थे, उनकी शिखा काट देते थे, उनकी जनवाई काट देते थे, उनके पैर को रस्सी बांध के उनको खींचते थे। उनके कार्यकर्ता ब्राह्मणों के घरों को जला देते थे। बाद में जहाँ ब्राह्मणों के कोई भी स्थापना हो, जहाँ अयंगार, अय्यर ऐसे टाइटल देखो शॉप के वगैरह, तो वो शॉप जला देते थे।
तो इसका इतना बुरा असर हुआ कि पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी थी वो चेन्नई छोड़, वो तमिलनाडु छोड़ के भाग गई। आज स्थिति इतनी खराब है कि खाली 1% ब्राह्मण तमिलनाडु में बचे हैं। आज कौन सा भी MP MLA तमिलनाडु में ब्राह्मण नहीं है, कौन से भी पॉलिटिकल पोस्ट पे ब्राह्मण नहीं है। तो तमिलनाडु में ब्राह्मण होना एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। ये जो पॉलिटिशियंस है तमिलनाडु के, इतने नीचे जा चुके हैं। उन्होंने तमिलनाडु के जो दलित लोग हैं उनको इतना धोखे में रखा है कि 1969 के पहले, 1967 के पहले 20 साल, 1947 टू 1967 तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब से ये DMK सरकार आई है, मतलब द्रविडियन जो पार्टीज है उनकी जो सरकार आई है, तब से आज तक एक बार भी दूसरी कौन सी भी पार्टी उधर नहीं आई। तो उनकी एक टाइप की मोनोपोली हो गई है और वो उसका बहुत गैर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका जो सुडो एथेइज्म है, उनका एथेइज्म, सुडो एथेइज्म इसका मतलब छद्म नास्तिकवाद। तो उनका सुडो एथेइज्म इतना गलत है कि वो खाली हिंदू मंदिरों पे, उच्च वर्णियों के मंदिरों पे, ब्राह्मणों के खिलाफ ही काम करता है। उनका इस एथेइज्म, उनका जो नास्तिकवाद है वो निचले आदिवासियों के, निचले वर्णों के मंदिरों पे कुछ भी कृत्य नहीं करता। वो मुस्लिमों को खिलाफ कुछ भी कृत्य नहीं करता है। वो क्रिश्चियनों के खिलाफ कुछ भी कृत्य नहीं करता है। तो एक प्रकार से वो क्या कर रहे हैं कि गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये इसके वजह से जब सुरेश रैना ने ऐसी टिप्पणी की तो इनको बहुत सारे टीका का सामना करना पड़ा। तो अगर ऐसी बात होती रही कि कोई उच्चवर्णीय अपने जाति के बारे में बात करे, तो अगर उसके ऊपर टीका टिप्पणी होती है तो ये देश कभी भी संगठित नहीं हो सकता, एक संघ नहीं हो सकता। ये इसकी जो मेन वजह है वो ये डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी के वजह से पॉलिटिशियन डेवलप होते हैं। तो पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? पॉलिटिशियन का खाली एक ही रूल है, डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिशों ने किया था वही वो करना चाहते हैं। वो पूरे समाज को एकत्र नहीं आने देते हैं। वो क्या करना चाहते हैं कि समाज को अलग अलग गुटों में बांट के रखो और उनके ऊपर राज करो। तो इसके वजह से उनको सबसे ज़्यादा अगर जाति व्यवस्था के बारे में कौन सोचता है और उसका कौन इस्तेमाल करता है, गलत इस्तेमाल करता है, तो वो पॉलिटिशियन है। और ये सब रुकना चाहिए। तो ये लोकशाही जो है वो देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये लोकशाही अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा फेल्योर है। अगर आप पूछेंगे कि लास्ट 70 ईयर्स में सबसे ज़्यादा फेल्योर किस चीज़ में, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फेल्योर ये डेमोक्रेसी में है। एक फेल्ड डेमोक्रेसी, फेल्ड सिस्टम है। और अगर इसको हमको बदलना चाहिए तो हमको हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए। तो वो कंसेप्ट जो है हिंदू राष्ट्र, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। इतना ही बताना था। नमस्कार।